पिछली क्लास मैंने थ्योरी को समझाया था, पूरी थ्योरी आपको समझाई थी। क्लास 2 है और कंटिन्यू करें क्लास 1 को, तो हम इसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपको आते हैं। सबसे पहले बेटे मैंने लिए हैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुक कीपिंग। कल हम पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुक कीपिंग, इसमें 1 मार्क में कितना लिखना होगा आप, इसलिए मैंने सीधे क्वेश्चन लिए। तो भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बुक कीपिंग, द आंसर इज इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो मेरे बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन आए उतने ही स्ट्रेंथ में, उतनी ही लाइन में आपको उसका आंसर देना होता है। आप बहुत ज़्यादा देंगे वो भी गलत है, ओवर अटेम्प्ट हो जाएगा बेटे वो, और कम देंगे वो भी गलत है। तो हमें 1 मार्क्स में कितना आंसर देना होगा, 1 वर्ड में, 1 लाइन में या 1 पैराग्राफ में, बस। अब ये 1 वर्ड, 1 लाइन, 1 पैराग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कई बार आंसर एक वर्ड का ही होता है बेटे, यस और नो में आंसर पूछना हो आपसे, कोई नंबर पूछा हुआ आपसे, तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना पड़ेगा। अगर बात एक लाइन से कंप्लीट हो तो 1 लाइन में आप आंसर दो, एक पैराग्राफ होता तो 1 पैराग्राफ दो। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। कल बहुत डिटेल में पढ़ी थी अकाउंटिंग क्या होती है। आज 1 मार्क्स में क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money, transaction and event which are in part at least of a financial characters and interpreting the results thereof। मतलब एक पैराग्राफ में अपनी बात को ख़त्म किया गया। कल आपको अकाउंटिंग बताई थी, अकाउंटिंग क्या होती है, उसको मैंने थोड़ा समराइज करके एक पैराग्राफ फॉर्म में 1 मार्क्स में, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तब भी कंप्लीट बात नहीं होती, तब तो वो बुक कीपिंग बन जाती है। अगर मैं साथ में क्लासीफाइंग वर्ड यूज़ करता हूँ तब भी बात कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज अकाउंटिंग में सारे स्टेप आते हैं, तो मुझे सारे स्टेप लिखने ही पड़ेंगे ना। तो 1 मार्क्स में आंसर में आपको यहाँ पे 1 पैराग्राफ यूज़ करना पड़ा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर कर ली। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब ज़रूरी है बेटा जो मैंने पॉइंट लिया वही आप पॉइंट लो, ये तो एक हिंट है सिर्फ आप लोगों के लिए। आपको जो पॉइंट ठीक लगे, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, कल हम पढ़ चुके थे, कोई भी एक पॉइंट पूछा तो आपने एक पॉइंट ही देना है। तो आंसर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये मैंने बात अपनी कही कि बुक कीपिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है, रिकॉर्डिंग। While the main objective of accounting is to ascertain the net result and financial position of the business and to communicate them to interested parties। देखा आपने यहाँ पे, मैंने एक बड़े अच्छे तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट उठा लिया ऑब्जेक्टिविटी का। लिखने तो हम बहुत सारे पॉइंट डिफरेंस आते थे, भाई बुक कीपिंग प्राइमरी वर्क है, अकाउंटिंग सेकेंडरी वर्क है, हम ये भी लिख सकते थे ना। बट उन सारे पॉइंट्स में से ये वाला पॉइंट ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होगी कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या था और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जब आप अटेम्प्ट करोगे कि कौन सा पॉइंट मैं मेंशन करूँ, कौन सा पॉइंट मैं लिखूँ। ठीक है बेटे, यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एन आर्ट। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा, याद है ना आपको, क्वेश्चन कल जो पढ़ा था वो क्या था, इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट, क्वेश्चन मार्क। तो आज इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बुक कीपिंग आर्ट कैसे है भाई, व्हाई इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट, दोनों आर्ट कैसे हैं, एक्सप्लेन। आर्ट इज दैट पार्ट ऑफ नॉलेज विच इनेबल्स अस टू रीच आवर गोल and tell us the manner in which we may attain our objectives in the best possible manner. Bookkeeping and accounting helps in achieving our desired goal and maintaining proper account, that is to record the business transaction and to know profitability and the financial position of the business by maintaining proper accounts. So bookkeeping and accounting is an art. यहाँ पे proper formats बनते हैं, proper accounts बनते हैं, तो इसलिए ये art है। Next, question number 5. Why is bookkeeping and accounting is a science?
लो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ना बेटे। पहले पढ़ा कि ये आर्ट क्यों थे, अब साइंस क्यों थे, और जब दोनों को मर्ज करें तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा को क्लियर, जो हमने कल पढ़ा था। अब इसमें डिस्कस करते हैं, साइंस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वैसे सिस्टमैटिक यहाँ पे आ सकता था वर्ड, पर मैम ने पता नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड डाल दिया। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर आपको याद हो तो कल भी इस पॉइंट पे डिस्कशन हुई थी हमारी। हाँ अच्छा, चलो। तो साइंस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। अगर हमें याद हो, एक चैप्टर था IFRS या थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और उन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ और आप भी फॉलो करते हो, हम भी फॉलो करते हैं, और जो बाकी अकाउंटेंट वो भी फॉलो करते हैं। ये तो आपको पता है कि अकाउंट्स की बुक्स कोई बनाता है बेटे, उन्हें पढ़ता कोई और है। ये तो है नहीं कि एक अकाउंटेंट ने बुक्स बनाई और उससे अकाउंटेंट ही पढ़ेगा, कोई और लोग नहीं पढ़ेंगे उसे। तो यहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं, जिस सिस्टम, एक कॉमन सिस्टम यूज़ करते हैं। कुछ वो बेसिक प्रिंसिपल फंडामेंटल्स हैं जो आपको पिछले थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में पढ़ाए गए थे, उन्हें सभी फॉलो करते हैं, ताकि कोई भी बनाए और कोई भी पढ़े, लैंग्वेज सबकी सेम हो। लैंग्वेज का मतलब बोलने से नहीं है, अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का मेथड से है। साइंस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। Bookkeeping and accounting is a science because the business transactions are recorded in the books of accounts on the basis of certain principles. वो certain principle गोइंग कंसर्न है ना, कंसिस्टेंसी है, प्रूडेंस है, कंजर्वेटिज्म है, गोइंग कंसर्न है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उनकी बात हो रही है यहाँ पे बेटे। वो तो हम उन सभी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी बुक कीपिंग अकाउंटिंग साइंस भी है। तो भाई आर्ट क्यों थी वो डिस्कस कर लिया, साइंस क्यों है वो डिस्कस कर लिया। अब दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे तो वो हमारा कल वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट एक्सप्लेन। तो हमने आंसर देंगे यस, यस बोल के दोनों पैराग्राफ लिख देंगे, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। फिर कहते हैं वाई आर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड आर्ट एंड साइंस। साइमल्टेनियसली आप इसको आर्ट भी कह रहे हो और इसको साइंस भी कह रहे हो। एक्सप्लेन। Bookkeeping and accounting are treated as an art because they help in achieving our desired goal of maintaining proper accounts. They are called as science also because the business transactions are recorded in the books of accounts on the basis of certain principle. इसलिए दोनों है ये। तो 6 क्वेश्चन, ये जो 6th क्वेश्चन था ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि भाई दोनों ही क्यों है, पहले साइंस क्यों है, फिर आर्ट क्यों है, फिर दोनों क्यों है। चलो अगले पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कई बार फंक्शन भी सेम, हम लोग फंक्शन में भी इनको लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ भी बात आती है कि 2 पूछे हैं आपसे, हमने तो कल बहुत सारे पढ़े थे, तो वो 2 हम कौन से बेस्ट लेंगे। कहते हैं फॉलोइंग आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड डिफरेंट ट्रांजैक्शंस इन मनी। आपने सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है और सिर्फ उनको मनी में रिकॉर्ड करना है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है, वो हमने उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विल लॉस अक्यूर्ड ड्यू टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। पहले आप सोचो, विल लॉस अक्यूर्ड ड्यू टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, क्या इसे रिकॉर्ड करेंगे? सोचो बेटे आप सभी। चलो देखते हैं बेटे। कहते हैं द लॉस अक्यूर्ड ड्यू टू स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग एज ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग which are of financial nature and can be measured in and expressed in term of money। क्योंकि उसको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्राइक की वजह से कितना लॉस हुआ वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन स्ट्राइक को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मनी। और हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगले पॉइंट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, रिकॉर्डिंग में आ रही है आवाज, एक्सप्लेन 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे फंक्शंस पूछ लिए, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, काफ़ी हद तक ये सेम होते हैं। कहते हैं द 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलो। नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। ये फीचर में भी पॉइंट था और यहाँ पे भी आ गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टू गिव इंफॉर्मेशंस टू डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज रिलेटेड टू बिजनेस। कम्युनिकेटिंग जिसे कहते हैं बेटे हम लोग, तो ये दोनों फंक्शन अकाउंटिंग के हैं। बढ़ूं बेटे आगे, चलो उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो पहले हमने फीचर्स पढ़ लिए, फिर फंक्शंस पढ़े, अब हमें क्वेश्चन आ गया एडवांटेजेस के ऊपर। आप ये बात बेटे समझ लें, जनरली ये बहुत रेयर चांस होता है कि एक पूरा क्वेश्चन आपको एडवांटेजेस पे आ जाए। आपको 1 या 2 ही पॉइंट पूछे जाते हैं बेटे, फंक्शंस के, कैरेक्टरिस्टिक्स के, या एडवांटेजेस के, या लिमिटेशंस के। आपको 1 या 2 पॉइंट ही पूछे जाते हैं एग्जाम। तो यहाँ पे एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पूछी गई आपसे। कहते हैं द 2 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर एज फॉलो। क्या गिवन है आपकी स्क्रीन पर? नंबर 1 क्या गिवन था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेमोरी, एंड नंबर 2 हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको देखो, क्योंकि हम यहाँ पे सब कुछ रिटर्न में करते हैं, ओरल नहीं करते बेटे। हमारे पास एक जो ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी है, जो हमारी जो मेमोरी है वो एक लिमिटेड है। हम जो चीज़ें आज माइंड में डालते हैं उसमें कुछ चीज़ें हम कल भूल जाते हैं, और जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हों बेटे तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं भूलने के। पर यहाँ पे हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अपने पास रिकॉर्डिंग में है, तो हमारी मेमोरी में ये रहता है, हमारे पास हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग डाटा पड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आज की क्लास में आपसे कहा था कि भाई मैं ये वीडियो आपको भेज दूंगा, आप लोग मेरे साथ ओरल में डिस्कशन कर रहे हो, तो दोबारा अगर कोई पॉइंट हम भूल जाएंगे तो दोबारा से रिप्ले कर लेंगे, दोबारा सुन लेंगे। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग, अगर डाटा रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है तो एक कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए, कि हमारी मेमोरी के लिए, कि हमारे पास वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। फिर ये और क्या हेल्प करता है आपको? ये हेल्प करता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये ऐसा नहीं कि ये 2 ही एडवांटेज होती है, एडवांटेज बहुत हो सकती हैं, पर आपको मैंने कहा ना कि 2 या 3 ही पूछेंगे, 1 या 2 ही पूछेंगे, सॉरी 3 भी नहीं पूछते, 1 या 2 ही पूछेंगे, तो आप कोई भी 2 लिख सकते। मैंने आपको कल 4 फीचर्स, 4 फंक्शंस, 4 एडवांटेजेस पढ़ाई थी, उसमें से 2-2 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिए। नेक्स्ट आता है हाउ इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड असरटेन। कैसे निकालते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट और लॉस, हम कैसे निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है बिजनेस का मेन मोटिव ही बेटे क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो हम वो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट है या फिर लॉस हुआ है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? द आंसर इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज असरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तो आप सबने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर कर ही रखा है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर वैसे ही आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन पर्पस क्या था। तो अब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछा गया कि भाई हम प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, तो क्या कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा उसके लिए, वो आपका आंसर हो जाएगा द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज ascertained by preparing the trading and profit and loss account। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाउ इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ascertain। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो हम कैसे ascertain करते हैं? बेटे कोई आप में से बताएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश, यस, वेरी गुड। हाउ टू, कहते हैं हाउ इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ascertained। द राइट आंसर इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज ascertained बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। और हम सब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। सेकेंड स्टेप क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों? नेट प्रॉफिट के लिए। और तीसरा स्टेप क्या था? बैलेंस शीट, क्यों? फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। किसी भी बिजनेस की अगर फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है बेटा, तो उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करो, बैलेंस शीट को पढ़ो, तो बैलेंस शीट से ही हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई इज अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब तो भाई बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए हमने, इसका आंसर तो वैसे क्लियर हो गया होगा आपको।
कहते हैं व्हाई इज अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, से पूछा क्या जा रहा है बेटे कि अकाउंटिंग, कहते हैं व्हाई इज अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अगर किसी को बेटे समझना पड़ेगा, अगर मुझे आपको समझना है तो मुझे आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, है ना, और आपको अगर मुझे समझना बेटे तो मुझे सुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की एक लैंग्वेज है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे होता है। सारे, मैंने कहा ना बेटा अकाउंटिंग अपने में बहुत वाइड है, बहुत मैक्रो है, सब कुछ इसमें आ गया, इवन रिकॉर्डिंग से लेके और इंटरप्रेटिंग सारा कुछ इसमें आ गया बेटा। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन अराइज होती है, उस ट्रांजैक्शन के अराइज होने से सारे स्टेप और उसका जो नेट रिजल्ट आता है वो ऑनर को कम्युनिकेट करने तक का सारा स्टेप अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो इसलिए अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या हमें आंसर दिया गया। अकाउंटिंग इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सिंस द मेन एम ऑफ अ लैंग्वेज इज टू सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Accounting communicates the results of business to different interested parties. Accounting information is used for forecasting, comparing, and evaluating the earning capacity and financial position of a business enterprise. देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी नहीं था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को बाद में जब ये वीडियो मिलेगी तो आप अपने नोट्स में जो भी आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं बेटा वो भी आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी और कहीं से भी टीचर पूछ सकते हैं। 11th क्लास सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ो कि हमने तैयारी कर ली, एक बुक से पढ़ लिए, बस हमारी मैम ने बोला है कि उसी में से एग्जाम में आना है। 11th क्लास फाउंडेशन है, बेस है। कल को आप में से बच्चे CA करेंगे, आप में से बच्चे कल को जाके 12th में जाएंगे, CA भी करेंगे, एक्चुअल साइंस भी करेंगे, MBA भी करेंगे, कोई हायर स्टडीज़ भी करेंगे कॉमर्स की लाइन के अंदर। तो 11th क्लास बेस है और थियोरी को इग्नोर नहीं कर सकते। थियोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास की एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। अगर आप एक बार प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट आगे वाले चैप्टर के प्रैक्टिकल को छोड़ भी देते हो ना बेटा, तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा जितना कि थियोरी छोड़ने से होगा। थियोरी तो फाउंडेशन है, और फर्स्ट 1, 2, 3 ये 3-4 चैप्टर जो ना बेटे, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड बेसिक टर्म्स और तीसरा जो है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये तो बिल्कुल पिलर्स हैं, अकाउंटिंग के पिलर्स हैं। इसमें से तो जो मिलता है वो ले लो और अपने माइंड में बिठा लो, ये होल लाइफ काम आएंगे। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स, हो सकता है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हो सकता है BRS, डेप्रीशिएशन आगे जाके चैप्टर ना काम आए, बट ये 3-4 चैप्टर आपके हर सिलेबस में काम आएंगे। इसलिए मैं बहुत डिटेल में आराम से चल रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बाद। अब 14 क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सोचो और बताओ, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है? बताइए बताइए। चलो ठीक है, वेल ट्राई। कहते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ऐसे सोच सकते थे कि हमारे पास कौन सा चैप्टर जिसमें फाइनल वर्ड आया था। याद करो, मैंने भी जब आप चैप्टर को करवाया था तो मैंने कहा था बेटे अब तक जितने भी हमने चैप्टर करे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडी बुक, BRS, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन एरर, इनमें से किसी भी चैप्टर के साथ फाइनल वर्ड नहीं था। इनमें से किसी भी चैप्टर का आंसर इज इक्वल टू प्रॉफिट नहीं था, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। हम और आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैं क्लासरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हम और आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? टाइम पास के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। हो सकता है वो हमारी एड ऑन रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, बट मेन मोटिव क्या था हमारा? ठीक है, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन सकती है कि मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, अपना भी टाइम पास अच्छा हो जाएगा इसलिए बिजनेस किया, लेकिन बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेप है जो अकाउंटिंग का वो जिसे हम लास्ट स्टेप भी कहते हैं, जो हमारा मेन मोटिव था, इससे हमें वो मिलता है। कहते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स which provide informations regarding the earning capacity and financial position of the business to users। ये एंड प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यह यूजर को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, वो चीज़ें बताता है जिसके लिए हमने पहला स्टेप उठाया था। तो ये लास्ट स्टेप इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे आके हम जान सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है। इसी के बेस पे हम आगे की फर्दर प्लानिंग्स करते हैं बेटे।
तो क्लियर पॉइंट, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. क्या है जी? द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर एज फॉलो: अंडरस्टैंडेबल, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड कंपेरेबिलिटी. क्लियर है बेटा पॉइंट? अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये भी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हमने पिछली क्लास में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़े थे और हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया था. क्या होते हैं वो डिस्कस किया. फिर कितने पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, वो डिस्कस किए. तो अब यहाँ वन बाय वन पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपको? हु आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. तो कौन कौन से इंटरनल यूजर रहेंगे हमारे पास? इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. कल भी एक पॉइंट को लेकर डिस्कशन हुई थी, भाई एम्प्लॉय को हम किस में डालेंगे. तो एक बच्चे ने कहा हमारी बुक में सर एम्प्लॉय तो एक्सटर्नल में लिखा हुआ है, एक बुक में लिखा हुआ है, इंटरनल में लिखा हुआ है. तो यहाँ पे जो मैनेज करेंगे बिजनेस को, और जो मैनेजर है बेटा वो एक एम्प्लॉय तो है, एक मैनेजर एम्प्लॉय तो है. या तो मैं अपने बिजनेस को बेटे खुद मैनेज करूंगा, या मैं एक एम्प्लॉय हायर करूंगा. जो मैनेजर होगा बेटे मेरा वो बिजनेस को मैनेज करेगा, तो वो भी तो इंटरनली हुआ ना मेरा. ये सारी खबर है बच्चों. कहते हैं इंटरनल यूजर आर द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस. दैट इज मैनेजमेंट एट द टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल. किसी भी लेवल पे जो मैनेजमेंट होगी ना वो आपकी इंटरनल यूजर का पार्ट है. दे इंक्लूड्स मैनेजर ऑफिसेस. जो मैनेजर ऑफिस के जो मैनेजर हैं वो इसमें आएंगे, वो भी तो एम्प्लॉय हैं. पार्टनर्स, डायरेक्टर्स. मैं यहाँ पे वर्कर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. जो ऑफिस के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो ऑफिस में अदर देन मैनेजमेंट से बाहर के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. जो इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट के अंदर, जो मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, हम उनकी बात कर रहे हैं. दे इंक्लूड मैनेजर्स जो ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म है, डायरेक्टर्स कंपनी है, तो ये सभी हमारे इंटरनल यूजर्स का पार्ट है. तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन थी. अगर आपको वाइवा में मैम पूछते हैं सर बेटे बताओ हु इज इंटरनल यूजर, तो आप आंसर देंगे. एग्जाम्पल ही पूछें, इंटरनल यूजर आर द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस. ये इसका आंसर है. गिव एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं मैनेजर्स हो गए ऑफिस वाले, पार्टनर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए. ये सब हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं आगे. अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अब बात चलिए बेटे तो दूर तक जाएगी ना. इंटरनल पे स्टार्ट हुए, अब एक्सटर्नल पे आ गए हम लोग. कहते हैं हु इज द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के एक्सटर्नल यूजर कौन थे? तो भाई बाहर वाले सारे आ गए इसके अंदर. एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स, लेबर यूनियंस, टैक्स अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, ट्रेड एसोसिएशंस एंड गवर्नमेंट. ये सारे बाहर के लोग क्या है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स. ये भी बेटे बिजनेस की बुक्स को स्टडी करते हैं क्योंकि हर बंदे का एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट है. अब आप कहेंगे सर कोई एक एग्जांपल बताओगे? हाँ क्यों नहीं बेटे. चलो हम पहले इन्वेस्टर की बात करते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात करते हैं. इन्वेस्टर किस कंपनी में पैसे लगाएगा? मेरे सामने 4-5 कंपनीज हैं, मैं किस कंपनी में पैसे लगाऊंगा? तो सबसे पहले बेटे मैं क्या करूंगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करूंगा, उनकी बैलेंस शीट को स्टडी करूंगा. क्योंकि आपको पता ना बेटा, जो बैलेंस शीट है, जो उनकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो उनकी वो एक लैंग्वेज है बिजनेस को समझने के लिए. मैं भी ये देखना चाहूँगा बेटे मैं अपने पैसे किस कंपनी में लगाऊं, किस बिजनेस में लगाऊं जिससे मुझे अच्छा ROI मिले. व्हाट इज ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ROI एक नया वर्ड यूज किया मैंने, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो मैं किस में पैसे लगाऊं, किस में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो मैं भी बुक्स को पढ़ना चाहूँगा. तो आई एम एक्सटर्नल यूजर, आई एम इन्वेस्टर. लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टर. तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है. मार्केट में बेटे हजारों कंपनी है, मैं किसके शेयर बाय करूँगा, मैं किस में पैसे लगाऊंगा? तो मैं एक एक्सटर्नल यूजर हूँ, मैं उनकी बुक्स को पढ़ूंगा और उसमें उसके अकॉर्डिंग पैसे लगाऊंगा बेटे. मैं अगर मैं कस्टमर हूँ
तो मुझे कौन से ब्रांड का सामान परचेज करना है, मुझे शूज़ परचेज करना है, मैं किसके लूँ बेटे शूज़, तो मैं वो भी देखूंगा किसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम हर पॉइंट को, बैंक्स लोन देंगे तो उससे पहले वो स्टडी करेंगे कि किसको लोन दें किसको लोन ना दें बेटा, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम सभी जो बाहर के लोग हैं वो क्या बन गए यहाँ पे, एक्सटर्नल यूजर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन 2 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई हमने सारी पॉजिटिव बातें तो कर ली, अब आप एक सिक्का जब ऊपर उछालते हो तो उसमें हेड है तो टेल भी है ना बेटा, किसी बात के पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगे, अच्छाइयाँ तो बुराइयाँ भी होंगी बेटे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बुराई हो सकती है, मैं यहाँ पे बुराई की नहीं, लिमिटेशंस की बात कर रहा हूँ बेटे। वो है ही है तो क्या कर सकते हैं, वो तो है ही है, सीमाएं तो रहेंगी बेटे ना। लिमिटेशन मतलब सीमाएं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या लिमिटेशंस रहेंगी, तो आओ डिस्कस करते हैं। द 2 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। जो आपका डाटा पड़ा हुआ है आपको उस पर ही यकीन करना पड़ता है, आपके पास कोई एक ही बिजनेस के 2 डाटा नहीं होते, एक ही डाटा होता है, आपको उसी पे विश्वास करना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डज नॉट शो द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। आपके पास जो बुक्स में जो मनी है, जो गिवन है, जो डाटा गिवन है वो मनी में गिवन है, ओके, बट आगे मनी में चेंजेस क्या आए हैं उसका इफेक्ट वो नहीं दिखाता। मनी की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, आपको पता है डॉलर का और रुपीज़ का क्या कंपैरिजन है, तो मनी के अगर फ्लो चेंज प्लस या माइनस होगा तो उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें नहीं दिखाता। किसी के बिजनेस की बैलेंस शीट टोटलिंग अगर 1 करोड़ रुपीज़ 1 CR है आज, तो कल भी बैलेंस शीट 1 CR ही रहेगी, वो अपने आप नहीं बढ़ जाएगी। हमने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की 31 मार्च 2020 को प्रिपेयर की, हम उसे 2 महीने बाद देखेंगे तब भी उसकी वैल्यू 1 CR होगी, 4 महीने बाद देखेंगे तब भी 1 CR होगी, 6 महीने बाद देखेंगे तब भी 1 CR होगी। कंप्लीटेड जो हो चुका है, जिसकी बैलेंस शीट बन चुकी है, लास्ट की बात कर रहा हूँ बेटे, तो वो हमारी वैल्यू वही दिखाएगा। तो ये लिमिट और बहुत सारी लिमिटेशन है बेटे। विंडो ड्रेसिंग हो सकती है बेटे, कई बार हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार फ्रॉड्स होते हैं बेटे। सत्यम कंप्यूटर आपके सामने है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी बैलेंस शीट में वैल्यूज़ को हाई पे दिखा दिया, एक्चुअल वैल्यू वो थी नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, ये क्लरिकल पार्ट है बेटे, कोई ना कोई तो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है, तो वो वैल्यूज़ को बढ़ा के दिखा सकते हैं। अब किसी को लोन, मैं ये बातें आपको सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बता रहा हूँ कि विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है, चीज़ों को बढ़ा के दिखा सकते हैं हम लोग। अगर किसी ने बैंक से लोन अप्लाई किया तो वो वैल्यूज़ अपनी एसेट को ज़्यादा दिखा देगा, लायबिलिटी कम दिखाएगा, तो विंडो ड्रेसिंग वाला पार्ट भी हो जाता है। ये पॉसिबल है पर ये गलत है, पर ये पॉसिबल है। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। अब है तो है भाई, सीमाएं तो हैं ही हैं, तभी हम अकाउंट्स के ऑडिट करवाते हैं और तभी फ्रॉड्स, हमने कोई एक एग्जांपल नहीं है, सत्यम कंप्यूटर तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं हमारे पास हिस्ट्री में, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, अगर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती ना बेटा तो वो फ्रॉड भी नहीं होते। अकाउंटिंग लिमिटेशंस हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स। अगर मुझे किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसी बिजनेस में मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड रहेंगी, उनकी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर्स एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड तो समझ आ गया होगा आप सभी को, लेकिन एक सॉल्वेंसी वर्ड जो है थोड़ा सा नया है, तो सर ये क्या बता दीजिए आप हमें। सॉल्वेंसी बेटे क्या होता है, किसी बिजनेस की एबिलिटी को, एफिशिएंसी को बताता है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे करने में कितनी कैपेबल है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि वो अपनी जो उसकी जो अगेंस्ट जो उसके पास जो लायबिलिटीज़ हैं वो उनको पे करने में कितनी कैपेबल है, कितनी सक्षम है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंसी। इसको आगे जाके हम लोग +2 में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी रेशियोज आएंगी। डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका एग्जांपल है कि हम अपने डेट्स मतलब लायबिलिटीज़ को हम पे करने में कितने कैपेबल हैं। तो सॉल्वेंसी उसकी क्षमता बताती है बेटे बिजनेस की। तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, जब भी कोई पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो क्या जानेगा, नंबर 1 कि उसके बिजनेस जिसमें वो पैसे लगा रहा है, अगर सपोज मैं रिलायंस कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूँ तो रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उनका प्रॉफिट ट्रेंड क्या है, प्रॉफिट किस परसेंटेज से बेटे उनका बढ़ रहा है वो देखना चाहूँगा। उसके बाद में उनकी लायबिलिटी डेट्स क्या हैं वो देखना चाहूँगा, सॉल्वेंसी देखना चाहूँगा बेटे मैं उसके। और कहते हैं फुल स्टॉप, ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन दे फॉरकास्ट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अगर जब मैं इस बात से सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक है और सॉल्वेंसी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, अगर हैं भी तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी एसेट्स पड़ी हुई हैं, तो मैं अपने जब मुझे लगेगा कि मेरा पैसा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है तो मैं वहीं पैसे लगाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं लगाऊंगा बेटे। 20th क्वेश्चन पे आते हैं,
व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉन्ग टर्म लैंडर्स। अब लॉन्ग टर्म लैंडर कौन होते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लोन देते हैं, जैसे बैंकर्स हो गए, है ना, बैंकर जो लोन देते हैं बड़े बिजनेस को, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। तो वो किन बातों का ख्याल रखेंगे, उनके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेंगी, आओ उनको डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लैंडर नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट ऑफ बिजनेस एंड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ देयर लोन। सबसे पहले बेटे वो क्रेडिट ऑफ बिजनेस देखते हैं, उसके बाद वो पेइंग कैपेसिटी बिजनेस की कितनी है, और उस अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कितनी एसेट्स हैं वो भी देखेंगे, और जो हमने लोन लिया हुआ है हम उसका इंटरेस्ट और जो लोन की जो इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के हम वो किस वे में पे कर रहे हैं वो भी हम देखना चाहेंगे। हमारी फ्रीक्वेंटली हम प्रॉपर पे कर रहे हैं, कोई इंस्टॉलमेंट हमारी ख़राब तो नहीं हुई है, कोई इंस्टॉलमेंट हम पे करने में बेटे बैड डेट तो नहीं कहलाए हम कभी किसी सिचुएशन पे आके। तो एक लॉन्ग टर्म तभी बेटे जो जितने भी बैंक्स होते हैं जब भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जब भी कोई बैंकर लोन प्रोवाइड करता है तो वो उस बिज़नेस से 6 मंथ या 1 ईयर या 3 इयर्स की एक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, और उस बैंक स्टेटमेंट को फिर उस बैंक स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। कोई भी बैंक जब किसी को लोन देगा, चाहे वो इंडिविजुअल को लोन दे, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म को लोन दे, चाहे वो कंपनी को लोन दे, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं, और बैंक स्टेटमेंट को डिटेल में फिर वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि कहीं पे कोई इंस्टॉलमेंट या कोई प्रिंसिपल या कोई इंटरेस्ट देने में देरी तो नहीं हुई बेटा, कोई चेक डिसऑर्डर तो नहीं हुआ, कोई बाउंस तो नहीं चेक हुआ, वो सारा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप सभी को, लॉन्ग टर्म लैंडर नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट ऑफ बिजनेस एंड द पेइंग कैपेसिटी एंड देयर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ देयर लोन। इन सबको देख के फिर लोन देते हैं। फिर आते हैं 21st क्वेश्चन पे, व्हाट इज मेंट बाय विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग। अभी पीछे हमने बात भी की थी इसके बारे में, विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। तो अब ये देखो क्वेश्चन भी आ गया, अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपको ये क्वेश्चन जरूर करना पड़ेगा, और क्योंकि इसी के बेसिस पे, इसी लिमिटेशन के बेसिस पे कई सारे फ्रॉड्स हमारे इंडिया में हुए हैं, तो इस लिमिटेशन को जरूर हम पढ़ लेते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? किसी भी चीज़ के आगे ऊपर लीपापोती करना। ये लीपापोती करना क्या होता है? मैंने बड़ा हिंदी का एक टिपिकल सा वर्ड यूज़ किया, लीपापोती करना। ये क्या होता है? चीज़ों को दिखाना, होती कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ठीक है बेटे, अब अंदर से मेरा स्वेटर फटा हुआ, मैंने ऊपर से जैकेट पहनी, ब्लेजर पहन लिया, कोट पहन लिया, मैं कोट पहन के बाबू बन गया आपके सामने और अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता स्वेटर फटा हुआ है। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, ऐसा नहीं है बेटे, पूरा नया है सब कुछ, सिस्टम बढ़िया है। तो आप कहेंगे सर ये क्या, दिस इज द विंडो ड्रेसिंग। अपने आप को मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं आई एम लुकिंग स्मार्ट। अब हूँ या नहीं है वो तो बात की बात है। अब आपको अगर मुझे ऊपर से देखना है तो आपको लगे सर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब जरा सा मैंने ये ब्लेजर उतार के दिखाया, हो सर ये तो ना, दिस इज द विंडो ड्रेसिंग। जो है एक्चुअल में जो है उसके ऊपर लीपापोती करके दिखाना। आप कभी मॉल्स में जाओ, कभी लांटे, तो आप सब जाते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है पीछे लॉकडाउन में बच्चे, हमारे बच्चे लॉकडाउन के बाद बहुत बच्चे गए हैं उसमें, लॉकडाउन में तो नहीं गए, उसके बाद तो बच्चे सारे लांटे गए हैं। वहाँ पे ना शोरूम के बाहर देखो स्टैचू खड़े होते हैं। आप नोट करना, जो भी ड्रेसेस स्टैचू को पहनाई होती ना वो सबसे बेस्ट होती हैं, कलर में, डिज़ाइन में। उसको दिखा के वो बाकी सामान बिकवाते हैं। वो अपना विंडो में हमेशा सामान अच्छा लगाते हैं बेटे वो। यस और नो? मैं तो कई बार स्पेशली बेटे परचेजिंग वही करता हूँ। मैं तो स्टैचू के ऊपर से अपना कोई जो भी मुझे शर्ट परचेज करनी है तो स्टैचू ने पहनी होगी, मुझे तो यही परचेज करनी है, क्योंकि मुझे पता उन्होंने उसके पीछे पूरा होमवर्क किया होता है। और उनके पास अगर 100 शर्ट्स हैं तो सबसे अच्छी कौन सी लगेगी, क्या बेस्ट लुकिंग होगी, वो उसे स्टैचू पे डालते हैं। और हमारा होमवर्क उन्होंने कर रखा होता है, हम जाते हैं और कहते हैं भाई हमें तो यही चाहिए, सेम पीस निकाल के दे हमें तो। समझ गए आप लोगों ने ड्रेसिंग क्या होती है? काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए। अपने बैलेंस शीट्स में अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया। अपनी बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स को हायर पे दिखाना, लायबिलिटी को कम पे दिखाना, ये विंडो ड्रेसिंग है। क्या सर ये सही है? नहीं बेटे, बिल्कुल सही नहीं है। इसी की वजह से तो बेटे फ्रॉड्स होते हैं। तो आओ देखते हैं क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स। जहां मैनिपुलेशन आ गई बेटा वो तो गलत ही है ना, वहीं से तो फ्रॉड स्टार्ट होता है बेटे। मैनिपुलेटिंग अकाउंट सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे डिस्क्लोज a more favorable position than the actual position. This may be done by not recording the purchases made at the end of the year or by over valuation of closing stock etc.
इसकी जो वजह है वो बता दिया आप लोगों को, लेकिन ये मेन क्या होता है, ये अपनी वैल्यूज़ को, अपने जो अकाउंट की जो बैलेंस की जो वैल्यूज़ थी उनको मैनिपुलेट करना, स्टॉक को हायर प्राइस पे दिखाना, ये भी तो है ना बेटा। हमने जो स्टॉक परचेज किया उसकी वैल्यू 1 लाख हम दिखा रहे हैं 10 लाख रुपीज़, ये मैनिपुलेशन तो है अपनी। अब आप कहेंगे सर ये क्यों होता है, हम चाहते हैं, अब आप कहेंगे सर आप इतने स्मार्ट बन के खड़े क्यों, यहाँ क्यों बढ़ा रहे हो। अब इसका तो बेटा आंसर आपको पता ही है ना, मानसिक हाँ पता है, नालायक क्या पता है बेटा। मेरा मतलब ये था कि हम अपनी बैलेंस शीट को क्यों वैल्यू पे दिखाते हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ पे, ताकि बैंकर्स हमें अच्छा लोन दे दे, लोग हमारे को देख के फेथ करें और हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लें। अब आपको लगे कि सर तो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, नवे नवे रोज सूट पहन के आते हैं, सर पे तो हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो बहुत बच्चे आते होंगे। नहीं बेटा ये रियलिटी है, मैंने कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं करी है, मैं तो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो विंडो ड्रेसिंग का फ़ायदा क्या होता है, जब हम अपनी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए बिकॉज हमारा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि बैंकर से हम ज़्यादा लोन ले लेंगे, वो हमें लोन ज़्यादा अमाउंट देगा। सर क्या बैंक वेरीफाई नहीं करता होगा बेटे, वो इस तरह से बेटे डिज़ाइन की जाती है, मैनिपुलेशन इस तरह से की जाती हैं कि एक्चुअल लगे। चलो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग समझा दिया कि इस चीज़ को दिखावा करना कह लो, सिंपल, एक सिंपल वर्ड आता है ना हिंदी में, दिखावा करना। तो दिखावा करना क्या, जो है उससे ज़्यादा दिखाना, इस कॉल्ड दिखावा करना। दिस इज द विंडो ड्रेसिंग। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा विंडो ड्रेसिंग क्या होती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे जो आपका चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन काउंटिंग चल रहा है हमारा, इसमें अब आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और अब इसमें आपके पास आ रहे हैं बेटे कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। पहले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट थे, अब वैल्यू बेस आएंगे। अब आपको दिमाग पूरा यूज़ करना पड़ेगा भाई, सारे बच्चे अलर्ट होकर बैठ जाओ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अलर्ट हो जाओ भाई, बिल्कुल। चलो सर स्टार्ट करते हैं। what value is involved in giving explanatory notes to the financial statements? You take the time और फिर आंसर देना है आपने मुझे। जी, कहते हैं explanatory notes explain the detail given in financial statement which help in understanding the financial statement better. आप देखना बेटे, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में आइटम टू द पॉइंट दी होंगी और उनको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर अलग से डिटेल में दिया होगा। जैसे आप मुझे पूछे सर आपकी एसेट्स कितनी है, आपने मुझे पूछा सर आपकी एसेट्स कितनी है, तो मैंने कहा बेटा ये देखो बैलेंस शीट में गिवन है 50 लाख। तो ये जो 50 लाख गिवन था ये बैलेंस शीट में गिवन था, पर आप मुझे कहते हो सर ये 50 लाख की डिटेल क्या होगी, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता दिया आपको। एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेन द डिटेल गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यूज गिवन थी उनकी डिटेल, जिससे कि आप बैलेंस शीट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। आपने मुझे सिंपल क्वेश्चन किया सर आपकी एसेट्स कितनी है, मैं कहा बेटे देखो बैलेंस शीट में गिवन है 50 लाख। आपने कहा इसकी डिटेल क्या है, मैंने कहा बेटे नोट्स टू अकाउंट में जाओ, नीचे नोट्स टू अकाउंट बने होंगे बेटे, उसमें नोट नंबर 1 पे जाओ, एसेट्स का नोट पढ़ो और उसमें एसेट्स की डिटेल होगी। प्लान कितने की है, बिल्डिंग कितने का है, फर्नीचर कितने का है, मशीनरी कितने का है, स्टॉक कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, फिक्स डिपॉजिट कितनी है। अब 10 तरह की एसेट्स है। आपका क्वेश्चन था सर आपकी एसेट कितनी, मैंने कहा 50 लाख। आप कहते सर मुझे डिटेल बताओ, तो कहाँ जाओगे, डिटेल देखो, कहाँ पे देखोगे डिटेल जाके बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में। अब आप कहेंगे सर ये नोट्स टू अकाउंट हम बनाते ही क्यों हैं बेटे, अगर मैं ये नोट्स टू अकाउंट ना बनाऊं तो बैलेंस शीट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। बेटे बैलेंस शीट की एसेट साइड 2 ही आइटम आती हैं, एक करंट एसेट और एक फिक्स एसेट्स। क्लियर पॉइंट, करंट एसेट और फिक्स एसेट। अगर ये सारी आइटम बैलेंस शीट में डाल दूंगा मैं तो करीब मोर देन 100 एसेट्स होती हैं बेटे हमारे पास, मोर देन 100। तो कितनी बड़ी बैलेंस शीट हो जाएगी बेटे। अब जिसको सिर्फ टोटल चाहिए उसे पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहले हम टोटल पढ़ लेंगे। इफ़ वी रिक्वायर्ड डिटेल तो हम नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ लेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है कि हमें फुल डिटेल मिल जाती है और सिम टू द पॉइंट आइटम की अपनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वैल्यू इज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर ऑफ करंट ईयर।
बेटे जब भी बैलेंस शीट बनती है तो मैं आपको बता दूं उसमें प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ का एक अलग कॉलम होता है जब हम प्रेजेंट करते हैं, और करंट ईयर की वैल्यूज़ का एक अलग कॉलम होता है। ऐसा क्यों कि जो बैलेंस शीट है आप जो प्रेजेंट कर रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर के लिए कॉलम क्यों बना रहे हो? तो आओ देखते हैं। गिविंग द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर ऑफ करंट ईयर हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द फिगर्स ऑफ बोथ द ईयर। ये तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास करंट की वैल्यूज पड़ी हैं और प्रीवियस की वैल्यूज भी पड़ी हैं तभी हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे ना। तो तभी हम लोग प्रीवियस को लेके चलते हैं कि हमने पिछले साल से कितना इंप्रूव किया, हर चीज़ में हमारे सामने पड़ा है। तो कभी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 ईयर्स की बैलेंस शीट होती है, एक करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। What value is involved in adopting the same method of depreciation each year? ये आपने क्वेश्चन डेप्रीशिएशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। By adopting the same method of depreciation each year, we can easily make the comparison value of asset. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ा था, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा, सॉरी अपने जो चैप्टर पीछे पढ़ा था हमने डेप्रीशिएशन, उसमें पढ़ा हुआ आपने कि अगर आप एक ही मेथड फॉलो करते हैं तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यू जान पाएंगे एसेट्स की। कभी हम रिटन डाउन वैल्यू लगाते हैं बेटे, कभी हम ओरिजिनल कॉस्ट लगाते हैं, तो कभी भी हम उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं जान पाएंगे। तो डेप्रीशिएशन में आपने ऑलवेज एक ही मेथड फॉलो करना होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ उस चैप्टर में। व्हाट इज मेंट बाय क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस? पीछे आया था बेटे, पीछे क्वेश्चन था इसका। कहते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन बिजनेस मीन्स द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी सच एज चेंजेस इन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये वो इंफॉर्मेशन होती हैं बेटा जो एक्सप्रेस नहीं हो सकती मनी के अंदर, जैसे बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स, हमारा क्या कस्टमर से बिहेवियर क्या है, मैनेजमेंट का क्या बिहेवियर कस्टमर के साथ में है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो आप कई बार कहते हो ना बेटा कि वहाँ पे सामान अच्छा मिलता है, वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा देखा होगा आप सभी ने। तो इन क्वालिटी अच्छी है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस पार्ट को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इसकी वजह से सेल पे फर्क पड़ता है बेटे। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी बट दे इम्पैक्ट ऑन सेल, इसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड विच ऑफ द क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज वायलेटेड। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट नहीं किया गया तो कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कौन सी क्वालिटेटिव फीचर वायलेट होता है बेटे? इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड देन इट्स लैक अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब भी आप अकाउंटिंग बनाते तो आप अकाउंटिंग में बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप सेम मेथड फॉलो करें, ताकि जो अकाउंट बना रहा है वो पर्सन कोई और है बेटे, और जो देख रहा है वो पर्सन कोई और है। तो आप अपने अकाउंट इस तरह से बनाएं कि उसे एवरी पर्सन अंडरस्टैंड, हर बंदा उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर आप अकाउंटिंग को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते, इस तरह से नहीं प्रेजेंट करते जिससे कि हर कोई समझ सके, तो आपकी कौन सी क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वॉलेट होती है? तो यहाँ नाम दिया गया था अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्योंकि अगर आपकी अकाउंटिंग इस इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनेगी तभी उसे हर कोई समझ पाएगा। अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ ही नहीं आएंगी बेटे तो कोई क्या डिसीजन लेगा उस पर? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑलवेज, तभी हम कहते हैं कि ईयर बाय ईयर हमारा मेथड सेम होना चाहिए, तरीका सेम होना चाहिए, ताकि कोई भी उसे देखे, कोई भी उसे पढ़े, उसे वो समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ लेबर विल इट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स? कोई लॉस हुआ है लेबर की स्ट्राइक की वजह से, तो क्या इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर? इफ देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ लेबर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रीजन जो था ना, उस कहते हैं स्ट्राइक की वजह से आपको लॉस हुआ, तो क्या इस रीजन को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर? क्योंकि इसे हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिकॉर्ड। नेक्स्ट आते हैं बेटे, अब लास्ट स्टेज पे आते हैं, स्टेप नंबर 3 पार्ट 3 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग।
चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 3 अब स्टार्ट होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मल्टीपल चॉइस कह लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो, वो डिस्कस करेंगे, कुछ सैम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज ऑप्शन ए ओनली एन आर्ट, ओनली अ साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, एंड नाइदर आर्ट और नॉट साइंस। यस, आप पहले ट्राई करो एक बार। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको कॉमर्स वेब सीरीज में मिलते ही हैं। अगर आपने वेबसाइट यूट्यूब पे देखा होगा चैनल के ऊपर, तो पीछे आपको 40+ के आसपास तो लेक्चर मिल ही चुके हैं इसके, और अब आगे फिर शुरू करने जा रहे हैं बेटे हम। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इज ऑप्शन ए ओनली एन आर्ट, ऑप्शन बी ओनली अ साइंस, एंड ऑप्शन सी ओनली आर्ट एंड साइंस बोथ, एंड डी नाइदर आर्ट और साइंस। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी, आर्ट एंड साइंस बोथ. Now question number 2, the work of accounting begin, option A where the work of bookkeeping begins, option B where the work of bookkeeping ends, and C where the bookkeeping are not written, and option D where there is no object of keeping the books. The right answer is option B where the bookkeeping end. जहाँ बेटे bookkeeping काम खत्म होता है, where the work of bookkeeping end, वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो ये इसका आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क विच इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग आर, ऑप्शन ए टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द जर्नल, ऑप्शन बी द पोस्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर, ऑप्शन सी टू बैलेंस द अकाउंट्स ओपन इन द लेजर, एंड ऑप्शन डी टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड अ बैलेंस शीट। कहते हैं द वर्क विच is included in accounting are. Yes, the answer is D, to prepare the profit and loss and balance sheet. Now question number 4, bookkeeping means. What is bookkeeping? अब आपके सामने बेटा आपने कई बार पढ़ लिया, अब तो आपने ऑप्शन A to keep the books in an almirah, option B to record the business transaction in the accounts books of the trading concern, option C to record the business activities by a trader in his diary, and option D to write all the books. B to record the business transaction in the accounts books of the trading concern. Question number 5, the characteristics of accounting are, option A recording and classification, option B summarizing, option C analysis and interpreting, and option D all of the above. Yes, right answer is D all of the above. Question number 6, accounting records, option A financial transaction, option B financial and non-financial transaction, option C none of the above, and option D A and B above. The right answer is option A financial transactions. Question number 7 है, the functions of accountings are, option A calculation of profit and loss, option B to ascertain the financial position of the business, and option C to provide informations to various parties. अभी तक तो मुझे सब कुछ लग रहा है भाई, तो ऑप्शन डी में क्या आ गया? ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Now question number 8, the advantages of accounting are, option A advantage पूछिए भाई, option A knowledge of important informations, option B proof in court, option C helpful in determination of tax liability, and option D all of the above. The right answer is option D all of the above, क्योंकि एक तरह से डॉक्यूमेंट है ना बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर. लिमिटेशन की बात भी कर ली थी पीछे हमने, और उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, ऑप्शन सी अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. ये सभी इसकी लिमिटेशंस भी हैं. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 जो है यूजर्स के ऊपर बेस्ड है. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, ऑप्शन ए द ओनर ऑफ द बिजनेस,
ऑप्शन बी इन्वेस्टर, ऑप्शन बी सी क्रेडिटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पूछा गया आपसे यूजर्स, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, यूजर पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है भाई? ऑप्शन ए नॉट फुली एक्यूरेट, ऑप्शन बी फुली एक्यूरेट, ऑप्शन सी पार्टली एक्यूरेट एंड ऑप्शन डी टोटली इनएक्यूरेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नॉट फुली एक्यूरेट। तो उसकी लिमिटेशन भी है ना बेटा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन बुक कीपिंग, ऑप्शन ए ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक्स, ऑप्शन बी पोस्टिंग इज डन इन द लेजर फ्रॉम द प्राइमरी बुक एंड ऑप्शन सी टोटल ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस ऑफ दोज अकाउंट्स आर कैलकुलेटेड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस, द राइट आंसर बताएं बेटे क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर, ये मैं थोड़ा फास्ट स्पीडली इससे चल रहा हूँ बेटे क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन ए है, बी है कॉस्ट अकाउंटिंग, सी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी कल पढ़ा था आपने, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग याद करो, उसमें सब कुछ आया था बच्चों। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिवाइडेड, ऑप्शन ए कैश सब सिस्टम, बी परचेज एंड अकाउंट पेबल सब सिस्टम, ऑप्शन सी सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ये सारा कुछ इंक्लूड करते हैं बेटे। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर, इसमें ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? लायबिलिटी है, रिलेवेंस है, अंडरस्टैंडेबल है और डी ऑल ऑफ द अबव। और मुझे लगता है कि ये सारे ही हैं बेटे, तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स, कल ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अपनी थियोरी में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था, इसको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टेप थे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो सारा ही आ गया बेटे इसमें। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन ए टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बी टू ascertain द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस ऑफ द पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइज एंड ऑप्शन डी टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि वो प्रोप्राइटर के ऑनर के पर्सनल एसेट लाइबिलिटी से कंसर्न था। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑनर ऑफ एन एंटरप्राइज। हम सिर्फ बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बेटे, नॉट ऑनर्स पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिप्रेजेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस? ऑप्शन ए मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश, ऑप्शन बी गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन सी द ओनर ऑफ द फर्म डाइज, ऑप्शन डी द एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। अब आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट रिप्रेजेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन? ऑप्शन ए मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर पॉइंट?